जब एस्टर को एल्महाइम मेन हाउस में घसीट कर लाया गया, उसे पहले से ही पता था कि ये कोई सिंपल फैमिली मीटिंग नहीं होने वाली। एल्डर्स ने उसे वहां बुलाया था ताकि उसके द्वारा फैलाए गए केओस के लिए उसका जजमेंट किया जा सके। और जैसे ही वो उनके सामने खड़ा हुआ, माहौल सीधा डेडली बन गया। पूरे कमरे के सामने जेनिस ने हेफ की लॉयल्टी साबित करने के लिए उसे अपने ही बेटे को मारने का आदेश दिया, लेकिन सिर झुकाने के बजाय हाइद ने बिना किसी हिचकिचाहट के एस्टर को चुना, चाहे इसके लिए उसके पूरे हाउस का विनाश ही क्यों न हो जाए। यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। अब चुप रहने की कोई वजह नहीं बची थी। एस्टर ने अपनी शर्ट फाड़ दी और अपनी पीठ पर मौजूद 7 विंग्स को दिखा दिया, जिससे एल्डर्स शॉक में जम गए। इस पावर के डरावने होने की वजह सिंपल है। विंग क्रेस्ट ही मैजिकल पावर का सोर्स होता है, और सैकड़ों सालों में किसी भी इंसान के पास 7 विंग्स कभी नहीं रहे। इतनी पावर केवल स्पिरिट क्लैन की मानी जाती थी, वही जो क्रेस्ट के असली ओरिजिन है। लेकिन उसे ये पावर मिली कैसे? एक हार्श कोल्ड जगह में एस्टर अपने बैटर्ड बॉडी के साथ अपने पिता के पास पहुंचता है और उस पर ओवरवेलमिंग किलिंग इंटेंट दिखाता है, ये दावा करते हुए कि उसके पिता ने उसे एम्बुश में भेजा था ताकि उससे छुटकारा पा सके। वो आदमी इसे मान लेता है, एस्टर को विंगलेस कहकर बुलाता है और कहता है कि उसे मरना ही होगा ताकि वो हाउस ऑफ एल्महाइम के लिए रिडिक्यूल का कारण न बने। एल्महाइम फैमिली की बात करें तो वो पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे महान मार्शल हाउस है और उनका काम रॉयल फैमिली की रक्षा करना है। इस हाउस का हेड है एस्टर का पिता रोदरिक एल्महाइम, जो पूरे किंगडम में इकलौता है जिसके पास 7 विंग्स हैं। उसने ही एक बार एस्टर को बचाया था जब वो स्नोस्टॉर्म में मरने की कगार पर था, और उस डेट को चुकाने के लिए एस्टर ने रोदरी की हर बात मानी। लेकिन एस्टर के पास अपने पिता को लौटाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके पास विंग्स नहीं थे। विंग क्रेस्ट असल में मैजिकल पावर का प्रूफ होता है, और जितने ज्यादा विंग्स उतनी ज्यादा मना। क्योंकि वो ड्यूकल हाउस में अकेला था जिसके पास विंग्स नहीं थे, उसके सिबलिंग्स उसे विंगलेस कहकर बुलाते थे। फिर भी एस्टर हर दिन सोड उठाकर प्रैक्टिस करता रहा, इस उम्मीद में कि एक दिन उसकी डिवोशन का फल मिलेगा। आखिरकार उसे और उसकी स्क्वाड को एक ऐसी मिशन पर भेजा गया जो फेल होना तय था। फिर भी वो समहाउ बच गया। अब वो घायल और थका हुआ है, लेकिन अपने पिता के खिलाफ उसके अंदर गहरी ग्रज है जिसने उसे डिस्कार्ड कर दिया। एस्टर रोदरी से कहता है कि उसने उस पर भरोसा किया और उसका साथ दिया, लेकिन बदले में उसने उसे धोखा दिया। रोदरिक उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि एक टूल होने के नाते वो किस चीज की उम्मीद कर रहा था, और उसे कहता है कि अब वो उसके किसी काम का नहीं रहा, इसलिए चला जाए। लेकिन अंदर ही अंदर एस्टर गुस्से से जल रहा होता है और अपनी सोड लेकर रोदरी की तरफ दौड़ पड़ता है। वो खुद से नफरत करता है कि उसने रोदरिक का ब्लाइंडली फॉलो किया और खुद को पैथेटिक इडियट कहता है। एस्टर की सोड रोदरी पर लगती है, लेकिन उसे एक स्क्रैच तक नहीं आता। तभी अचानक पीछे से मोनो सोड उसे रोक लेती है और उसके पीछे 2 यंग मैन दिखाई देते हैं। उनमें से एक उसका लेफ्ट आर्म काट देता है, जबकि दूसरा उसका राइट लेग। एस्टर दर्द से चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से खून बह रहा होता है। पता चलता है कि ये दोनों उसके ही भाई हैं और वो उसका मजाक उड़ाते हैं जब वो स्नो में पड़ा होता है। कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा विंगलेस ही रहेगा। वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि जमीन पर रेंगते हुए वो कितना अच्छा लग रहा था। एस्टर गुस्से में जमीन पर मुक्का मारता है और रोदरी से पूछता है कि जब वो बच्चा था तब उसे बचाने की क्या जरूरत थी, जब बाद में उसे छोड़ ही देना था। रोदरी झुककर कहता है कि एस्टर सब गलत समझ रहा है, क्योंकि उसने कभी उसे किसी काम के लिए रखा ही नहीं था। रोदरी बताता है कि उसे सिर्फ उस पावर की जरूरत थी जो एस्टर के अंदर मौजूद 7 विंग्स में छुपी हुई थी। एस्टर ये सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाता है और रोदरी आगे कहता है कि उसकी मदर भी यूजफुल थी, क्योंकि उसने वो सीड दिया जो उसके काम आ सके। ये कहकर रोदरी वहां से चला जाता है, एस्टर के दिमाग में कई सवाल छोड़कर। एस्टर अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे सब सच बताए, लेकिन उसके ब्रदर्स एक्साइटमेंट में उसकी पीठ में अपनी सोर्ड्स घोंपकर उसे खत्म कर देते हैं। जैसे जैसे उसकी कॉन्शियसनेस खत्म होने लगती है, एस्टर सोचता है कि अगर उसका जन्म सिर्फ बेकार मरने के लिए हुआ था तो उसके एग्जिस्टेंस का मतलब क्या था। अचानक सब कुछ वार्म हो जाता है और जब वो फिर से अपनी आंखें खोलता है तो खुद को थिक स्नो में पाता है। वो घबराकर चारों तरफ देखता है और रियलाइज करता है कि वो एक बेबीज बॉडी में है, जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि क्या ये बॉडी सच में उसकी है। उसके पास ही एक डेड वुमन पड़ी होती है जो उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए थी। एस्टर अपनी सर्च पावर का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि आर्म्ड मैन उसे और उस डेड वुमन को ढूंढ रहे हैं। हैरानी की बात है,
वो सुनता है कि वे रॉड्रिक के लिए काम कर रहे हैं और उसे रिकवर करके रॉड्रिक के पास वापस ले जाना चाहते हैं। ये सुनते ही उसकी यादें झटके से लौट आती हैं, जब उसे बताया गया था कि उसे भी ऐसी ही एक बर्फीली रात में पाया गया था। अचानक एस्टर को एहसास होता है कि शायद वो पास्ट में वापस आ गया है, लेकिन वो अब भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहता और सोचता है कि इसे बाद में कंफर्म करेगा, लेकिन पहले उसे भागना होगा। उसे पता है कि वहीं रुका रहा तो फिर से रोदरी के हाथों में चला जाएगा। भले ही वो एक बेबी है, एस्टर अपने हाथों में माना भरकर कठोर बर्फ में रेंगना शुरू कर देता है ताकि जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल सके। मौसम बेहद हार्श है और वो पहले ही थक चुका है, फिर भी एस्टर रुकने का कोई इरादा नहीं रखता, क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में भी वो हमेशा रेंगता ही रहा था और अब भी किसी भी हाल में सरवाइव करने के लिए वही करेगा। काफी दूर रेंगने के बाद वो बेहोश हो जाता है और कुछ ही देर में उसे हिफ्रेड ढूंढ लेता है, जो हाउस हिफ्रीड का हेड है, एक विकाउंट, अपनी बेटी के साथ। हाइफेड उसे अपने हाथों में उठाता है और हैरान होता है कि इतनी अजीब जगह पर एक बेबी कैसे है। वो बर्फ में बने एस्टर के ट्रेल को देखता है और समझ जाता है कि वो कितनी दूर से आया है, जिससे वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि एस्टर है कौन। जब एस्टर होश में आता है, वो खुद को कई छोटी लड़कियों के बीच पाता है जो उसके साथ खेलना चाहती है। एस्टर पैनिक कर जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। डर के मारे वो वहां से कूदकर रेंगने लगता है, लेकिन लड़कियां उसके पीछे दौड़ती हैं और उसे रुकने को कहती हैं। एस्टर के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उनसे दूर जाने के लिए लगातार रेंगता रहता है। अचानक वो अपनी मैजिक से खुद को हवा में उछाल देता है और जल्दी ही उसे एहसास होता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है। जैसे ही वो जमीन की तरफ गिरने लगता है और उसे रोकने का कोई तरीका नहीं होता, तभी विकाउंट उसे पकड़ लेता है और उसे मिस्टीरियस चाइल्ड कहकर छेड़ता है। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है, ये सोचकर कि वो अभी मर ही जाता। तभी एस्टर उस आदमी को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि वो हिफ्रेड के हाथों में है, जो रोडेरिक डोमेन का विकाउंट है। एस्टर घबरा जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वो फिर से एक एल्महाइम हाउस में पहुंच गया है। असल में हाइफ्रेड विकाउंट फैमिली का हेड है, जो एल्महाइम फैमिली की एक ब्रांच है। वो कभी उन 2 विंग्स में से एक था जिन्हें रॉयल फैमिली की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन एस्टर और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि हाइरीड को तो एक बेकार सिविल वॉर में मर जाना चाहिए था, जिससे पूरी विकाउंट फैमिली खत्म हो गई थी। इससे उसकी ये डर पक्का हो जाता है कि वो सच में पास्ट में वापस आ चुका है। लेकिन वो पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि वो रोदरी से भागना चाहता था और सीधे उसके भाई के पास पहुंच गया। हिफ्रेड की वाइफ भी एस्टर को अपनी बाहों में उठा लेती है और कहती है कि वो हैरान है कि एस्टर की मैजिक कंट्रोल से बाहर जाकर उसे आसमान में ले गई। वो समझ जाती है कि एस्टर डर के मारे भागने की कोशिश कर रहा था और उसे फॉरहेड पर किस करती है ताकि उसे लगे कि वो सेफ है। वो उसके गालों को सहलाती है, जिससे एस्टर थोड़ा शांत हो जाता है। हाइफेड अपनी वाइफ से कहता है कि एस्टर के पास जबरदस्त पावर है और उसकी पीठ पर बना क्रेस्ट इसका सबूत है। उसकी वाइफ उसे मिरर के पास ले जाती है ताकि क्रेस्ट देख सके और दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं कि उसके पास 7 विंग्स हैं। एस्टर खुद भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके शरीर पर 7 विंग्स का क्रेस्ट है। तभी उसे याद आता है कि मरने से पहले रॉड्रिक ने क्या कहा था। एस्टर को आखिर समझ आता है कि उसने उसे इसलिए बचाया था ताकि उसके 7 विंग्स खुद ले सके। ये सोचकर एस्टर और ज्यादा गुस्से में भर जाता है क्योंकि पूरी पास्ट लाइफ में उसे विंगलेस कहा गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि रोदरी ने उसका हक छीन लिया था। हाइफेड की वाइफ उससे पूछती है कि वो इस बच्चे के साथ क्या करने वाला है। जैसे ही एस्टर ये सुनता है, वो घबरा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये पावर एल्महाइम फैमिली के हाथ लगे। उसे खुद इसे इस्तेमाल करके रॉड्रिक से बदला लेना है। हैरानी की बात है, हाइफ्रेड अपनी वाइफ से कहता है कि उन्हें एस्टर को अडॉप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है और खुद से सरवाइव नहीं कर सकता। हाइफ्ड बताता है कि जब तक एस्टर खुद का ख्याल रखने लायक नहीं हो जाता, तब तक वो उसकी जिम्मेदारी लेगा। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और लड़कियां गिरते हुए अंदर आ जाती हैं। ये साफ हो जाता है कि वो सब कुछ सुन रही थीं। लड़कियां मान लेती हैं कि वो एस्टर को लेकर वरीड थीं, इसलिए क्यूरियस हो गई थीं। वे खुशी से मुस्कुराती हैं क्योंकि अब उनके पास एक बेबी ब्रदर है। घर की महिला उसे एस्टर नाम देती है। इसके 10 साल बाद हिफ्रीड, एस्टर और उसकी एक बहन अल्फन सोर्ड डांस असेंबली में जाते हैं, जो हर साल एल्महाइम अम्ब्रेला के एक ड्यूक फैमिली द्वारा आयोजित होती है। ये असल में मार्शल आर्ट्स नोबल फैमिलीज का एक सोशल गैदरिंग है, जहां नोबल्स अपनी फेथ मजबूत करते हैं और सोर्ड्समैन कैंडिडेट्स की ताकत दिखाते हैं जो फैमिली नेम लेकर चलते हैं। जैसे ही हाइफ्रीड और उसके बच्चे वहां पहुंचते हैं, बाकी नोबल्स और स्पेक्टेटर्स तुरंत फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। लोग वाइकाउंट फैमिली का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वे फिर से खुद को एम्बैरस करने आए हैं।
उन्हें एस्टर के बारे में भी पता है, जिसे अडॉप्ट किया गया क्योंकि वे अपना हेयर पैदा नहीं कर सके। वे गुस्से में हैं कि विकाउंट फैमिली ने एल्महाइम फैमिली को कितना डिस्ग्रेस दिया है। एल्फिन ये सब सुन लेती है और एस्टर से कहती है कि स्ट्रांग रहे और इन बातों को दिल पर न ले। वो कहती है कि जो भी वीकनेस दिखाता है उसे कुचल दिया जाता है। ये कहते हुए एस्टर देखता है कि उसके हाथ गुस्से से कांप रहे हैं। हाइफेड भी एस्टर से कहता है कि जो वो देख रहा है वही विकाउंट फैमिली की असली पोजीशन है। वो कहता है कि वो उसे यही दिखाना चाहता था और पूछता है कि क्या वो इससे डिसअपॉइंटेड है, लेकिन एस्टर उसे भरोसा दिलाता है कि उसे इस हॉस्टाइल माहौल में रहने से कोई दिक्कत नहीं है। हाइफ्ड ये सुनकर हंसता है और कहता है कि उसका एटीट्यूड काफी रियश्योरिंग है। अपनी पास्ट लाइफ में एस्टर ने सोशल सोसाइटी में डेब्यू किया था और एल्महाइम फैमिली के लिए डिस्ग्रेस बना था, इसलिए ये जगह उसके लिए बिटर मेमोरीज से भरी है। लेकिन अब वो पूरी तरह अलग इंसान है क्योंकि उसके 7 विंग्स वापस आ चुके हैं। एस्टर ऊपर देखता है और अपने उन्हीं भाइयों को देखता है जिन्होंने उसे मारा था, और अब वो एक ग्लोरियस सोशल डेब्यू के लिए तैयार है। ये वो ईरा है जहां नाइट्स राज करते हैं और ब्लेड की मास्टरी ही सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। इस दुनिया में अल्टीमेट सिंबल विंग क्रेस्ट है। बैल्कनी पर खड़े होकर ड्यूल्स देखते हुए एल्फेन कहती है कि सब कुछ कितना ओवरवेलमिंग है। उसे समझ आता है कि फुराइन और फ्लेयर क्यों नहीं आए। दूसरी तरफ एस्टर को अपनी पास्ट लाइफ की ह्यूमिलिएशन याद आती है। एल्फेन उसे खोया हुआ देखकर उसका नाम पुकारती है और पूछती है कि क्या वो नर्वस है। वो कहती है कि अगर वो नर्वस है तो ये नॉर्मल है क्योंकि ये उसका पहला सोर्ड डांस फेस्टिवल है। एस्टर कहता है कि वो नर्वस नहीं है बल्कि नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है, बल्कि ये सब उसके लिए लोथसम है। तभी हाइफेड बच्चों से कहता है कि उसे एक मीटिंग के लिए जाना होगा। वो एस्टर से कहता है कि वो अपनी बहन का ख्याल रखे, लेकिन एल्फेन प्रोटेस्ट करती है कि वो उससे 1 साल बड़ी है। एस्टर उसे टीज करता है कि वो क्लमजी है, इसलिए वही जिम्मेदार है। हाइफ्ड एस्टर से कहता है कि वहां उसकी उम्र के कई लोग हैं और वो फ्रेंड्स और कनेक्शंस बना सकता है, लेकिन धीरे से कहता है कि कोई भी उसके 7 विंग्स के बारे में न जाने। उसके जाने के बाद एस्टर मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि ये काम जितना आसान लगता है उतना है नहीं। वो सोचता है कि वो सोशलाइज कैसे करेगा जब सब उसके खिलाफ हैं। तभी एल्फेन उसे जाते हुए देखती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। एस्टर कहता है कि वो फ्रेंड्स बनाने जा रहा है और जल्द ही वो रॉड्रिक के बेटों के पास पहुंच जाता है। रेड हेड डैलस उससे पूछता है कि वो कौन है और एस्टर मुस्कुराते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो उसका छोटा भाई है। एस्टर कहता है कि उसने डैलस को बाहर से देखा था, इसलिए वो हेलो कहने आया। डैलस कंफ्यूज्ड हो जाता है। तब उसका भाई जियोन बताता है कि एस्टर वही बच्चा है जिसे विकाउंट फैमिली ने अडॉप्ट किया था। जैसे ही डैलस को पता चलता है कि एस्टर कौन है, वह हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब उसे समझ आ गया कि एस्टर के नाम में रेगुलर ए इनिशियल्स की जगह एफ इनिशियल्स क्यों हैं। एस्टर चुप रहता है क्योंकि वह भूल नहीं सकता कि अपनी पास्ट लाइफ में इन दोनों ने उसे कैसे मारा था। एस्टर को यकीन नहीं होता कि वह अपनी पास्ट लाइफ में उनसे डरता था, लेकिन अब उन्हें देखकर उसे एहसास होता है कि वे बस कुछ बच्चे हैं जो ड्रेसअप खेल रहे हैं। तभी एल्फेन आती है और एस्टर से कहती है कि वह इन लोगों को अकेला छोड़ दे। वह उसे खींचकर ले जाने ही वाली होती है कि डैलस उसका नाम लेकर उसका भी मजाक उड़ाता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह अभी भी अपने पिता के पीछे छिप रही है। वह उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वह यहाँ आकर उनका साथ दे, जैसे वह कोई एस्कॉर्ट हो। एल्फेन आखिरकार मुड़कर डैलस से कहती है कि उसे उसकी किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं है। वह डैलस को याद दिलाती है कि मेन और ब्रांच फैमिलीज के बीच कोई मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है। इसके बाद एल्फेन फिर से एस्टर को खींचकर ले जाने की कोशिश करती है, जबकि एस्टर कहता है कि उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई। डैलस बात को और बढ़ाते हुए एल्फेन का मजाक उड़ाता है और अपने गैंग से कहता है कि एल्फेन का पिता वही नाइट था जो किंग की रक्षा नहीं कर पाया और पनिशमेंट में रॉड्रिक ने उसका हाथ काट दिया था। डैलस उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे खुशी है कि उसकी नसों में किसी लूजर का खून नहीं बह रहा। एल्फेन इस इंसल्ट को सह नहीं पाती और वापस मुड़कर डैलस पर चिल्लाती है। उससे कहती है कि वह अपनी बात वापस ले क्योंकि वह अपने पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। डैलस उसकी बेइज्जती और बढ़ाते हुए उस पर वाइन थूक देता है। डैलस कहता है कि वह एक ऐसे परिवार में पैदा हुई है जहां सिर्फ बेकार औरतें हैं जो टाइटल इनहेरिट नहीं कर सकती। फिर वह जोड़ता है कि यह कोई बॉलरूम नहीं है और उसे अगली बार कुछ रैग्स पहनकर आना चाहिए ताकि जब वह भीग जाए तो कोई समस्या न हो। गैदरिंग में आने से पहले एस्टर को डर था कि डैलस और ग्री को देखकर भी उसे गुस्सा महसूस नहीं होगा, लेकिन जो उन्होंने अब भी किया उससे उसकी सारी चिंता खत्म हो जाती है। एस्टर फिर डैलस का नाम लेकर उस पर वाइन की बोतल फेंकता है। जैसे ही डैलस उसे पकड़ता है, एस्टर अपनी तलवार से उसे बीच से काट देता है और वाइन डैलस के सिर पर गिर जाती है। डैलस हैरान रह जाता है और एस्टर उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि बोतल में सिर्फ ग्रेप जूस था जो उसके जैसे ब्रैटी नोबल पर फिट बैठता है। 3 साल पहले एक ड्यूअल के दौरान एस्टर अपने पावर पर काबू खो बैठा था,
जिससे उसकी सिस्टर्स की जान लगभग चली गई थी। हिफ्रेड की इंटरवेंशन से ही एस्टर की इनक्रेडिबल पावर को रोका जा सका, और ये पहली बार था जब हाईफ्रीड ने 7 विंग्स को एक्शन में देखा। हाईफ्रीड सोचता है कि क्या इस पावर को वह या खुद एस्टर कंट्रोल कर सकते हैं। अब प्रेजेंट में हाईफ्रीड एक मीटिंग के बीच में होता है जब एक सर्वेंट भागते हुए आता है और बताता है कि कुछ गड़बड़ है। वे सर्वेंट से पूछते हैं कि क्या हुआ, और वह बताता है कि ब्रांच फैमिली और मेन फैमिली के बेटे ड्यूअल कर रहे हैं। हाईफ्रेड यह सुनकर चौंक जाता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात अल्फान से होती है और वह उससे पूछता है कि क्या हुआ। दूसरी तरफ फैमिली के एल्डर्स अरीना में पहुंच चुके होते हैं ड्यूअल देखने के लिए। अल्फान और हाईफ्रेड भी उनके साथ बैल्कनी पर खड़े होकर ड्यूअल देखने लगते हैं। एल्डर्स उत्साहित होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ड्यूअल के रिजल्ट के अनुसार सब कुछ कैओटिक हो सकता है। डैलस एस्टर को डांटता है और उसे फूल कहता है कि उसने ड्यूकल हाउस से लड़ाई चुनी। वह उसे याद दिलाता है कि वह सिर्फ एक हाफ ब्रीड है जो वाइल्ड में पैदा हुआ था। डैलस उससे पूछता है कि क्या वह इतना बेवकूफ है कि उनके बीच के पावर डिफरेंस को नहीं समझता, क्योंकि उसके पास 4 विंग क्रेस्ट है। लोग डैलस की पोटेंशियल देखकर हैरान होते हैं और मानते हैं कि यही वजह है कि वह ड्यूक एयर है। 2 तलवारें पकड़े हुए डैलस एस्टर को चिढ़ाता है और कहता है कि वह अपना क्रेस्ट दिखाए या फिर वह इसे दिखाने में शर्मिंदा है। एस्टर जवाब देता है कि वह उतना शर्मनाक नहीं है जितना वह जो एक मामूली पैटर्न को फ्लॉन्ट कर रहा है। डैलस यह सुनकर गुस्से में आ जाता है, लेकिन एस्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। एस्टर डैलस से कहता है कि अगर वह ड्यूअल जीत जाता है तो उसे अल्फेन से माफी मांगनी होगी, और डैलस इस बात से सहमत हो जाता है। लेकिन वह एस्टर से कहता है कि अगर वह जीत गया तो उसे अपना पर्सनल डॉग बना देगा। डैलस एस्टर की तरफ दौड़ता है और धमकी देता है कि जीतने के बाद उसे काम करते करते मार देगा। वह अपनी तलवार एस्टर पर घुमाता है, लेकिन एस्टर उस वार को रोक देता है। फिर भी उस अटैक की ताकत इतनी होती है कि एस्टर पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। डैलस फिर से हमला करता है और एस्टर से कहता है कि वह जो देख रहा है वह 4 विंग क्रेस्ट की ताकत है। वह लगातार वॉर करता रहता है, जिससे एस्टर को डिफेंसिव पोस्चर बनाए रखना पड़ता है। लड़ाई देख रहे एल्डर्स में से एक मानता है कि डैलस की स्वॉर्ड्समैनशिप इमेच्योर है, लेकिन वह अपनी ओवरवेलमिंग मैजिकल पावर से इसकी भरपाई कर लेता है। इसलिए क्रेस्ट रखने वालों को हमेशा एडवांटेज मिलता है। आसान एनालॉजी में अगर 1 विंग क्रेस्ट की मैजिक कैंडल की फ्लेम जैसी है तो 4 विंग्स की मैजिक किसी एक्सप्लोजन से कम नहीं है। डैलस दबाव बनाए रखता है, एस्टर को ओवरवेल्म करता है और पूछता है कि उसका शुरुआती एक्साइटमेंट कहाँ गायब हो गया। वह उसे याद दिलाता है कि क्या वह उसे माफी मांगने के लिए धमका नहीं रहा था। डैलस लगातार उसे चिढ़ाते हुए वार करता है और कहता है कि वह अपनी पावर दिखाए। कुछ ही पलों बाद डैलस एक ऐसा वॉर करता है जो उसके हिसाब से ड्यूअल खत्म कर देता, लेकिन एस्टर उस वॉर को ब्लॉक कर लेता है क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर एक ऑरा फैल जाती है। एस्टर डैलस को पीछे की तरफ उड़ा देता है और कहता है कि वह बहुत ज्यादा बोलता है। एस्टर पिछले 10 साल से सिर्फ इसलिए सीख रहा था ताकि उसे उन लोगों से बदला लेने का मौका मिले जिन्होंने उसके साथ गलत किया। एस्टर डैलस की तरफ छलांग लगाता है और एक जोरदार वार करता है जिससे डैलस अपना बैलेंस खो देता है। डैलस अपने घुटनों पर गिर जाता है और वॉर को रोकने की कोशिश करता है, जबकि जायॉन ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसका भाई पीछे धकेला जा रहा है। डैलस को यकीन नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वह 4 विंग क्रेस्ट का मालिक है। फिर भी वह उस व्यक्ति से हार रहा है जिसे वह लो लाइफ कहता है। लड़ाई देख रहे सभी लोग शॉक में हैं क्योंकि डैलस खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ एचपी हारिड को डर है कि हालात बहुत खराब हो सकते हैं। एस्टर पूरी तरह लड़ाई में डूबा हुआ है क्योंकि उसे याद आ रहा है कि उसकी पास्ट लाइफ में डैलस और ग्री ने उसका हाथ काटा था और फिर उसे मार दिया था। अपनी जिंदगी आंखों के सामने गुजरती देख डैलस भीख मांगने लगता है और एस्टर से रुकने के लिए कहता है। उसी समय विक काउंट भी चिल्लाता है और एस्टर से खुद को रोकने के लिए कहता है। दोनों के बीच की टक्कर एक बड़े एक्सप्लोजन में खत्म होती है और जब धुआं साफ होता है तो एस्टर ने डैलस की तलवार काट दी होती है। उसका वार डैलस के सिर से बस थोड़ा सा चूकता है और उसकी टांगों के बीच की तलवार पर लगता है। मौत के इतने करीब देखकर डैलस खुद पर काबू नहीं रख पाता और एस्टर उसका मजाक उड़ाता है जैसे उसने अल्फेन का उड़ाया था। वह उसे कहता है कि अगली बार रैग्स पहनकर आए ताकि भीगने से उसे फर्क न पड़े। एस्टर अपनी तलवार शीथ करता है और घोषणा करता है कि वह अब एस्टर द विंगलेस नहीं रहा। यह महसूस करते ही उसे राहत मिलती है। अचानक एस्टर को अपने पीछे एक जबरदस्त प्रेजेंस महसूस होती है। जब वह मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह उसका आर्च नेमेसिस रोड्रिक है। वहीं स्पेक्टेटर्स शॉक में हैं क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ब्रांच फैमिली का एस्टर मेन फैमिली के बेटे को हरा देगा, लेकिन वे जानते हैं कि हालात अब कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं क्योंकि रोड्रिक चुप नहीं बैठेगा। रोद्री अरीना में आता है और एस्टर की तरफ बढ़ता है, लेकिन एस्टर सिर नहीं झुकाता और उसकी आंखों में देखता रहता है।
रोदरी उसके ऊपर टावरिंग करता है, फिर भी एस्टर अपनी ऑरा बनाए रखता है। डैलस अपने पिता को पकड़ता है, यह सोचकर कि वह उसकी मदद करेंगे। एक स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह वह अपने पिता से कहता है कि एस्टर ने मेन फैमिली को डिफाई किया है, जबकि वह एक हाफ ब्रीड है। डैलस अपने पिता से कहता है कि वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके एस्टर को सजा दें, लेकिन अचानक रोदरिक अपनी तलवार डैलस के हाथ में घुसा देता है। वह उसकी हाथ को जमीन में तलवार के साथ दबा देता है और आखिरकार उसका राइट हैंड तोड़ देता है। यह सब देखकर जियोन सहित सभी लोग शॉक में रह जाते हैं और रोदरिक डैलस को डांटते हुए कहता है कि उसने उनके फैमिली के नाम को मिट्टी में मिला दिया है, फिर भी वह मुस्कुरा रहा है। रोदरिक अपनी तलवार निकालता है और हिफ्रेड समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। वह चिल्लाकर रोदरिक से रुकने को कहता है, लेकिन रोदरिक अपनी तलवार उठाता है, अपने ही बेटे को काटने के लिए तैयार, यह कहते हुए कि उसमें तलवार पकड़ने लायक भी काबिलियत नहीं है। तभी एस्टर डैलस और उसके पिता के बीच कूद जाता है और रोदरी उससे पूछता है कि वह उसके जजमेंट में क्यों दखल दे रहा है। एस्टर जवाब देता है कि डैलस ने अभी तक अल्फेन से माफी नहीं मांगी, इसलिए वह मर नहीं सकता। वह रोदरिक से कहता है कि अल्फेन से माफी मांगने के बाद वह डैलस के साथ जो चाहे कर सकता है। रोदरी गुस्से में कहता है कि एस्टर अडॉप्टेड होने के बावजूद खुद को फैमिली का सदस्य दिखाने की कोशिश कर रहा है। एस्टर जवाब देता है कि वह विकाउंट का बेटा है और भले ही खून का रिश्ता न हो, लेकिन नाइट का प्राइड और हाउसहोल्ड का वेट उसने अपने पिता से अच्छे से सीखा है। रोदरी इसे एस्टर के खिलाफ इस्तेमाल करता है और कहता है कि विक काउंट के हाउस के सदस्य होने के नाते उसने मेन फैमिली की रेपुटेशन को खराब किया है, जो किंग सोर्ड का प्राइड है। रोदरी कहता है कि जो अभी हुआ है वह कोई चाइल्डहुड स्क्वाबल नहीं है। वह एस्टर को याद दिलाता है कि हाइफ्रीड ने गलती करने पर अपनी बांह गंवाई थी। रोदरी उससे पूछता है कि वह क्या सैक्रिफाइस करेगा, लेकिन एस्टर जवाब देता है कि यह कोई सिबलिंग क्वारल नहीं बल्कि एक लेजिटिमेट ड्यूअल था। एस्टर कहता है कि उसने सिर्फ हाउस ऑफ द विकाउंट के खिलाफ हुए इंसल्ट्स का जवाब अपनी ब्लेड से दिया है। वह रोदरी को उसकी ही बात याद दिलाता है कि जो खुद का बदला नहीं ले सकते उन्हें तलवार रखने का हक नहीं है। एस्टर साफ कर देता है कि वह अपने बाल का एक भी स्ट्रैंड छोड़ने का इरादा नहीं रखता। एक एल्डर जो अर्ल है एस्टर के करेज से हैरान रह जाता है और मानने से इनकार करता है कि एस्टर सिर्फ 10 साल का है। एस्टर की बात सुनकर रोदरी उसे स्टैंस लेने को कहता है और एस्टर तुरंत डिफेंसिव पोजीशन में आ जाता है। रोदरी एक वार करता है जिससे एस्टर दीवार से टकरा जाता है और एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं कि एस्टर खत्म हो गया। हेफ्रेड गुस्से में अपने भाई पर तलवार लेकर झपटता है, लेकिन रोदरी उस अटैक को रोक देता है। हाइफ्रेड उसे नजरअंदाज करके एस्टर के पास दौड़ता है। धूल साफ होती है और वह जमीन पर एस्टर की टूटी तलवार देखता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एस्टर अभी भी खड़ा है, हाथ में तलवार का दूसरा हिस्सा लिए, खुद को बचाने के लिए तैयार। उसके चेहरे पर नफरत साफ दिख रही होती है और यह देखकर रॉड्रिक बस मुड़कर चला जाता है। डैलस उसके पीछे पीछे जाता है। एस्टर आखिरकार अपना बैलेंस खो देता है, लेकिन हाइफ्रीड उसे पकड़ लेता है। अपनी आखिरी ताकत से एस्टर अपने पिता से कहता है कि उसने अल्फिन की रक्षा की, जैसा उसने वादा किया था। हाइफ्रेड एस्टर की तारीफ करता है और कहता है कि वह शानदार था। दूसरी तरफ एक एल्डर रोदरिक का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसने चाइल्डिश मूव किया। रोदरिक मान लेता है, लेकिन कहता है कि अगर उसने एस्टर को उसकी मर्जी करने दी होती तो फैमिली की रेप्यूटेशन खत्म हो जाती, इसलिए उसने एक छोटा कॉम्प्रोमाइज किया। एल्डर एस्टर को राइजिंग स्टार कहता है क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह रोदरिक के सामने खड़ा हो सका। एल्डर्स मानते हैं कि एस्टर ने सोसाइटी में सबसे बेहतरीन डेब्यू किया है। एक एल्डर कहता है कि उसे सच में डर था कि एल्महाइम फैमिली 2 हिस्सों में बंट सकती थी, लेकिन रोदरी कहता है कि अभी खुश होने का समय नहीं है क्योंकि एक बड़ा डिसरप्शन आने वाला है। वह इसे एक ऐसा स्टॉर्म कहता है जो दुनिया को 2 या 3 हिस्सों में बांट सकता है। टेरिटरी लौटने के बाद एस्टर पूरी तरह ट्रेनिंग में डूब जाता है और अपने सभी स्पारिंग पार्टनर्स को आसानी से हरा देता है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। लोग मानते हैं कि स्वॉर्ड डांस असेंबली में जो हुआ वही उसकी मोटिवेशन बना। सर्वेंट्स और गार्ड्स भी खुश हैं क्योंकि एस्टर ने डैलस को हराया, क्योंकि मेन फैमिली काफी समय से उनकी जिंदगी मुश्किल बना रही थी। उसी समय एस्टर को पूरा भरोसा है कि असेंबली में उसने जो किया उससे वे सभी लोग चुप हो जाएंगे जो हमेशा विकाउंट फैमिली का मजाक उड़ाते थे। हालांकि उसका असली लक्ष्य अभी भी रोडेरिक ही है। वह जानता है कि अपने करंट लेवल पर वह रोडेरिक को नहीं हरा सकता, लेकिन वह यह भी जानता है कि विंग क्रेस्ट सिर्फ रैंक और लेटेंट मैजिक पावर का इंडिकेटर है। फिर भी एस्टर अभी तक 7 विंग्स की पावर को पूरी तरह बाहर नहीं ला पा रहा। ये जाना जाता है कि जन्म से कुछ होना या न होना मायने नहीं रखता अगर कोई अपनी पावर को पूरी क्षमता तक इस्तेमाल कर सके। एस्टर चाहता है कि वह 7 विंग्स की पूरी पावर को उसकी लिमिट्स तक टेस्ट कर सके, बिना इस डर के कि वह बेकाबू हो जाएगी।
पता ही नहीं चलता और वह ट्रेनिंग ग्राउंड्स में सभी को हरा देता है। तभी अल्फेन आती है। वह एस्टर से कहती है कि उनके फादर उसे बुला रहे हैं और एस्टर तुरंत सब छोड़ देता है। जाते हुए वह देखता है कि उसकी सिस्टर ट्रेनिंग आउटफिट पहने हुए है। वह उसे चिढ़ाता है, याद दिलाते हुए कि उसने कहा था कि यह आउटफिट अच्छा नहीं है, इसलिए वह इसे पहनना पसंद नहीं करती। अल्फेन अपने भाई से कहती है कि हर चीज में बैलेंस जरूरी है और एस्टर को देखकर उसने सोचा कि वह ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती। वह एस्टर से कहती है कि वापस आने के बाद उसे उसके साथ ट्रेनिंग करनी होगी और एस्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि वह उस पर थोड़ा आसान रहे। कुछ ही देर बाद एस्टर अपने फादर के ऑफिस में पहुंचता है और उनसे पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए। हाइफेड उसे बैठने के लिए कहता है और जब वह बैठता है तो हाइफेड उसे याद दिलाता है कि उसे फैमिली में आए लगभग 10 साल हो चुके हैं। उसके फादर कहते हैं कि वह चाहते थे कि वह थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन अब उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है। वह एक रेड जूल वाली रिंग निकालते हैं और एस्टर से कहते हैं कि यह नेक्स्ट हेड होने का प्रूफ है। हाइफेड उसे बताता है कि वह चाहता है कि एस्टर फैमिली का अगला हेड बने। ये सुनकर एस्टर कुछ नहीं कहता और हिफ्रेड उसे याद दिलाता है कि विकाउंट हाउस एक प्रिकेरियस पोजीशन में है, फिर भी वे एल्महाइम फैमिली की ब्रांच हैं और अपनी टेरिटोरी की रक्षा करनी है। इसलिए हाइफेड कहता है कि नेक्स्ट हेड की जगह खाली नहीं छोड़ी जा सकती। एस्टर अपने फादर से पूछता है कि क्या उसकी सिस्टर्स इससे ठीक हैं और हाइरीड कहता है कि वह नाइट एकेडमी जाकर उन्हें बताएगा। एस्टर कहता है कि उसे यकीन है कि उसकी सिस्टर्स मैल्फा और कूडो इससे सहमत नहीं होंगी, खासकर कूडो। एस्टर बताता है कि कूडो उससे नफरत करती है क्योंकि वह एक लड़का है और उसे 7 विंग्स का आशीर्वाद मिला है। एस्टर खड़ा होता है और कहता है कि वह नेक्स्ट हेड बनने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता। वह याद दिलाता है कि वह अपनी मैजिक भी कंट्रोल नहीं कर पाता और लगभग अपनी सिस्टर को मार चुका है। एस्टर अपने फादर से कहता है कि एक गुस्से में सिस्टर को कोई मना नहीं सकता। जैसे ही वह जाने लगता है, हाइफ्रेड कहता है कि उसे हमेशा शक रहा है कि एस्टर सच में एक बच्चा है या नहीं। हाइफ्रेड फिर बताता है कि उसने सोचा था कि रिंग सोर्ड डांस असेंबली के लिए अच्छा रिवॉर्ड होगी, लेकिन लगता है एस्टर कुछ और चाहता है। वह एक बॉक्स निकालता है और उसे खोलकर मैजिक सोर्ड ग्रैम दिखाता है जो एक डैगर जैसी है। हाइफेड एस्टर से कहता है कि यह वह तलवार है जो 7 विंग्स की पावर को कंट्रोल कर सकती है। ऑफिस की मीटिंग के बाद हाइफेड एस्टर को जंगल में ले जाता है। एस्टर हैरान होता है कि एक तलवार दिखाने के लिए उन्हें इतनी दूर आना पड़ा। हाइफेड उसे बताता है कि यह सिर्फ एक प्रिकॉशन है। वह जानता है कि एस्टर अक्सर चीजें तोड़ देता है, इसलिए ट्रेनिंग हॉल में इसे आजमाना सही नहीं होगा। हाइफेड बताता है कि ग्रैम एक मैजिक सोर्ड है जो सिर्फ एल्महाइम फैमिली के एल्डेस्ट सन को दी जाती है। वह कहता है कि उसने खास तौर पर इसे मेन हाउस से मंगवाया है। हाइफेड तलवार को ढकने वाला कपड़ा हटाता है और एस्टर देखकर चौंक जाता है कि यह बस एक छोटी बेस वाली तलवार है। हाइफेड एस्टर से कहता है कि भले ही इसमें ब्लेड नहीं है, लेकिन अगर वह इसमें मैजिक पावर डाले तो ब्लेड को उसकी अपनी मैजिक से पूरा किया जा सकता है। हाइफेड उसे इसका एग्जाम्पल दिखाता है अपनी मैजिक पावर रिलीज करते हुए, जिससे एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट निकलती है जो अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देती है। इससे जमीन में एक बड़ा क्रेटर बन जाता है और हाइफ्रेड एस्टर से कहता है कि अगर कोई इस तलवार से मैजिक को बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो वह खुद ही ड्रेन हो जाएगा। हाइफेड बताता है कि यह बहुत हिस्ट्री वाली तलवार है और वह एस्टर से पूछता है कि क्या वह इसे आजमाना चाहता है। एस्टर तलवार उठाता है और उसे इस्तेमाल करता है। उसकी हैरानी के लिए उसका माना अपने आप तलवार में बहने लगता है और यह एक जबरदस्त ब्लास्ट को आसमान में भेज देता है। एस्टेट में मौजूद लोग यह देखते हैं और एक गार्ड सोचता है कि कोई कॉमेट आसमान से गिर रहा है, लेकिन उसका साथी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि कुछ ऊपर गया है, नीचे नहीं गिरा। वह आदमी मानने को तैयार नहीं होता। तभी अल्फेन बीच में बोलती है और कहती है कि यह फिनोमेनॉन एस्टर की वजह से हुआ होगा। जंगल में वापस एस्टर तलवार की ताकत देखकर हैरान है, लेकिन हिफ्रेड उसे ठीक करता है और कहता है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी तलवार नहीं बल्कि उसकी मैजिक है। वह बताता है कि एल्महाइम फैमिली के इतिहास में कभी भी किसी के पास 7 विंग क्रेस्ट नहीं रहा। हिफ्रेड मानता है कि एस्टर अपनी पावर को मास्टर कर ले तो रोडेरिक से भी आगे निकल सकता है, लेकिन यह पावर इतनी बड़ी है कि यह कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा कर सकती है। वह एस्टर को बताता है कि अगर लोगों को उसके 7 विंग्स के बारे में पता चला तो सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। कुछ लोग उसे एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे और कुछ उसे न्यूसेंस कहकर मारना चाहेंगे। हाइफेड एस्टर से कहता है कि वह अभी से मजबूत बन जाए ताकि ऐसा कुछ न हो। एस्टर अपने फादर से सहमत होता है क्योंकि वह अपनी पिछली जिंदगी की तरह मिजरेबल लाइफ नहीं जीना चाहता। एस्टर अपने फादर को गिफ्ट के लिए धन्यवाद देता है और वादा करता है कि वह 7 विंग्स और इस तलवार दोनों को मास्टर करेगा। 3 दिन बाद कूडो और माल्फा नाइट एकेडमी से वापस आते हैं। कूडो अपना हाथ फैलाकर खड़ी होती है, उम्मीद करते हुए कि उसकी छोटी सिस्टर्स उसके पास आएंगी, लेकिन वे उसे नजरअंदाज करके मल्फा के पास चली जाती हैं। कूडो हैरान हो जाती है और जब वह उनसे पूछती है
तो वे कहती हैं कि वह हमेशा उनके बाल खराब कर देती है, लेकिन कूडो मानने को तैयार नहीं होती कि वह ऐसा करती है। तभी वह अल्फेन को देखती है और उसे गले लगाने दौड़ती है और वही करती है जो वह कहती थी कि वह नहीं करती, यानी अल्फेन के बाल बिगाड़ देती है। माल्फा अपने पेरेंट्स से पूछती है कि एस्टर कहाँ है। हाइफ्रीड बताता है कि एस्टर कहाँ है और कूडो तुरंत उस पर ध्यान देती है। दूसरी तरफ एस्टर अभी भी तलवार को कंट्रोल करने में संघर्ष कर रहा है। वह एक्सेसिव मैजिक पावर लॉस झेल रहा है और सोचता है कि वह अपने फादर जैसा कैसे बने। उसी समय कूडो अपनी तलवार के साथ आती है और एस्टर से कहती है कि इस बार उसने खुद को भी पार कर दिया है। एस्टर हैरान हो जाता है कि उसकी सिस्टर वापस आ गई है और कूडो उसे डांटती है कि वह उसे वेलकम करने क्यों नहीं आया। कूडो उससे पूछती है कि क्या वह इसलिए नहीं आया क्योंकि वह खुद को स्पेशल समझता है। वह एस्टर को बताती है कि सोर्ड डांस असेंबली की बात नाइट एकेडमी में रूमर्स के रूप में फैल चुकी है। एस्टर जवाब देता है कि वही बात उसकी सिस्टर पर भी लागू होती है, क्योंकि उसने सुना है कि ट्रेनी होने के बावजूद उसने कई मिशंस पूरे किए हैं। इसके अलावा कूडो उस साल ऑनररी नाइट मेडल पाने वाली अकेली नाइट थी। कूडो कहती है कि ये कम से कम वह कर सकती है, क्योंकि अगर नहीं करेगी तो वह अपने फादर की सक्सेसर नहीं बन पाएगी। फिर वह कहती है कि उसने सुना है एस्टर ने सक्सेसर बनने का ऑफर ठुकरा दिया। वह उससे पूछती है कि क्या उसने यह उसके लिए किया। अंदर ही अंदर एस्टर खुश नहीं है कि हाइरीड ने यह बात उसे बता दी, क्योंकि इससे उसे बेवजह परेशानी होगी। आखिरकार एस्टर कहता है कि उसे लगा कि वह अभी इस लायक नहीं है, इसलिए उसने मना किया। कूडो एक पेड़ की तरफ जाती है और कहती है कि एस्टर और हिफ्रेड कितने स्पाइटफुल हैं, जबकि वे जानते हैं कि हाउस का हेड बनना उसका सपना है। अचानक वह अपनी तलवार से पेड़ को काट देती है और उसे एस्टर की तरफ फेंक देती है। एस्टर मुश्किल से उस अटैक को डॉज करता है और अपनी सिस्टर पर चिल्लाता है, पूछता है कि वह आखिर क्या कर रही है। कूडो एस्टर से कहती है कि काफी समय हो गया है जब उन्होंने स्पार किया था, इसीलिए वह उसे एक टेस्ट देने वाली है। वह उसे बताती है कि अगला अटैक सीधे उस पर होगा। एस्टर अपनी सिस्टर से शांत होने को कहता है, क्योंकि जो तलवार वह इस्तेमाल कर रहा है वह अभी कंप्लीट नहीं है। लेकिन कूडो उसे बताती है कि बैटलफील्ड में एनिमी के सामने वह ऐसा एक्सक्यूज नहीं दे पाएगा। कूडो कहती है कि नाइट का कोड है कि हमेशा बैटल के लिए तैयार रहो, और वह तुरंत ऑफेंसिव पोजीशन ले लेती है। वह एस्टर से कहती है कि अगर वह पीछे हटता रहा तो वह उसे खत्म भी कर सकती है। एस्टर हैरान है क्योंकि वह अभी भी अपनी मैजिक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उसकी सिस्टर पहले ही अटैक कर रही है। साथ ही उसे पता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर उसने उसे सीरियसली नहीं लिया तो वह सच में उसे मार सकती है। कुछ देर बाद भी एस्टर और कूडो की लड़ाई जारी रहती है। कूडो एस्टर की तारीफ करती है कि वह बेहतर हो गया है क्योंकि वह उसके साथ कदम मिला पा रहा है, जबकि उसने नाइट एकेडमी में अपनी स्किल्स को और रिफाइन किया है। लेकिन वह उसे ट्रोल करते हुए कहती है कि उसकी तलवार बहुत पैथेटिक है और उसकी मैजिक कंट्रोल पूरी तरह लैकिंग है। कूडो एक बार से उसे दूर फेंक देती है और एस्टर मानता है कि उसकी सिस्टर हमेशा की तरह रिलेंटलेस है। उसे याद आता है कि वह बचपन से ही ऐसी रही है। वह सोचता है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह विक काउंट हाउस का इकलौता मेल है जिसके पास सक्सेशन का अधिकार है। साथ ही वह यह भी नहीं जानता कि क्या यह इसलिए है क्योंकि उसके पास 7 विंग क्रेस्ट है जो सबसे सुपीरियर है। एस्टर उसे एक लिविंग स्टॉर्म की तरह कंपेयर करता है क्योंकि वह हर छोटी बात पर ड्यूअल के लिए चैलेंज करती है और दुनिया को अनफेयर कहती है। असल में कूडो उसका नेचुरल एनिमी है। कूडो फिर से उसकी तरफ दौड़ती है और कहती है कि वह हाउस का नेक्स्ट हेड बनने के लायक नहीं है। दूसरी तरफ माल्फा दोनों को लेकर परेशान है और वह अपने फादर का ध्यान इस तरफ दिलाती है। वह उनसे पूछती है कि क्या वे उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि उनमें से कोई मर भी सकता है। हाइफ्री माल्फा से कहता है कि वे अपने तरीके से राइवल्स हैं और भले ही थोड़े रेकलेस हों, लेकिन वह भरोसा करता है कि बात इतनी आगे नहीं बढ़ेगी कि किसी की जान चली जाए। माल्फा कहती है कि वह ऐसा ही उम्मीद करती है और फिर अपने फादर से पूछती है कि उन्होंने उन्हें नाइट एकेडमी से वापस क्यों बुलाया। उसे यकीन है कि यह सिर्फ सक्सेशन की बात नहीं है। हाइफ्राइड इसकी पुष्टि करता है और एक लेटर निकालता है जिसे देखकर माल्फा चौंक जाती है। यह एल्महाइम मेन हाउस से आया समन्स होता है। वह माल्फा से कहता है कि हाउस को लीड करने वाले एल्डर्स शायद अपने ग्रैंडसन को देखना चाहते हैं। माल्फा यह सुनकर राहत महसूस करती है, लेकिन हाइफेड उसे बताता है कि वर्स्ट केस में वे एस्टर को खो भी सकते हैं। जंगल में वापस एस्टर अपनी सिस्टर से कहता है कि वह उसकी बात समझने की कोशिश करे क्योंकि उसने सक्सेशन का ऑफर पहले ही ठुकरा दिया है। वह कहता है कि उनके फादर ने उसे इसके बारे में बताया होगा, लेकिन कूडो बताती है कि हाइफ्रेड अभी भी उसकी बात से सहमत नहीं है। एस्टर खुद को कूडो के ओवरवेलमिंग अटैक को रोकने की कोशिश करता हुआ पाता है, जिसे वह ऐसे कंपेयर करता है जैसे कोई ट्रोल जायंट
मैलेट घुमा रहा हो। एस्टर लगभग कट जाता है, लेकिन वह कूडो की तलवार को साइड में मोड़ देता है। वह उस पर चिल्लाता है कि वह उसकी बात सुने, लेकिन कूडो उसे एक ब्लंट स्ट्राइक मारती है जो इतनी पावरफुल होती है कि उसके अंदरूनी हिस्से हिल जाते हैं। एस्टर खून खांसता है और समझ जाता है कि उसकी सिस्टर काफी स्ट्रांग। कूडो उसे समझाती है कि अगर वह सिर्फ तलवार चला सकता है तो वह थर्ड रेट है, अगर वह सिर्फ मैजिक संभाल सकता है तो वह सेकंड रेट है, और जब वह तलवार और मैजिक दोनों को मास्टर कर लेगा तभी वह फर्स्ट रेट बनेगा। कूडो उसे बताती है कि वह उससे डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि विंग क्रेस्ट का फर्क इस बात को दिखाता है कि कोई कितना माना हैंडल कर सकता है। असल में वन विंग का फर्क लगभग 3-fold पावर गैप होता है, यानी मैजिकल आउटपुट और स्टैमिना के मामले में कूडो को एस्टर से कमजोर होना चाहिए, क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 विंग्स हैं। इसी वजह से कूडो एस्टर को डांटती है और कहती है कि उसे उसके सभी अटैक्स सहने चाहिए थे, लेकिन वह वापस अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप पर भाग गया। कूडो एस्टर से पूछती है कि क्या वह अपनी पावर पर इतना डिस्ट्रस्ट करता है या फिर उसे डर है कि वह फिर से बर्जर्क हो जाएगा जैसे कुछ साल पहले हुआ था। यह सुनते ही एस्टर को एहसास होता है कि उसने कभी सोचा ही नहीं कि वह 7 विंग्स की पावर से डरता है। वह सोचता है कि शायद वह अनजाने में अपनी पावर को लिमिट कर रहा था, इसलिए ब्लेड अनस्टेबल लग रही थी। असल में वह डर के कारण अपनी मैजिक को जबरदस्ती दबा रहा था कि कहीं वह बेकाबू न हो जाए। कूडो एस्टर से कहती है कि उसके पास वह सब कुछ है जो वह हमेशा चाहती थी, और वह उस पर झपटती है। उसे कहती है कि अगर वह इतना डरता है तो अपनी सारी पावर उसे दे दे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि एस्टर आसानी से उसे अपनी मैजिक पावर से पीछे धकेल देता है। कूडो भी यह देखकर हैरान हो जाती है और एस्टर उसे धन्यवाद देता है, कहता है कि उसने उसकी आंखें खोल दी। एस्टर बिना ब्लेड बनाए उसकी तरफ दौड़ता है, जिससे कूडो सोचती है कि शायद उसका माना खत्म हो गया, लेकिन वह इस सोच को तुरंत खारिज कर देती है। एस्टर के अंदर 7 विंग्स की वजह से लगभग इन्फिनिट मैजिक है। भले ही वह इसे पूरी तरह मास्टर नहीं कर पाया है, लेकिन वह सारी मैजिक को एक ही इम्पैक्ट में इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। उसी समय वह वार करता है, लेकिन कूडो उसे ब्लॉक कर देती है और कहती है कि चलते चलते ऐसा सोचना काबिले तारीफ है। एस्टर अपनी सिस्टर से कहता है कि वह अपनी सेकंड लाइफ, अपनी पावर, अपनी सोर्ड और अपने फैमिली को बर्बाद नहीं करेगा। वह बताता है कि उसने इन्हें पाने के लिए पहले बहुत स्ट्रगल किया है, इसलिए वह इन्हें नहीं छोड़ेगा। कूडो समझ नहीं पाती कि एस्टर सेकंड लाइफ की बात क्यों कर रहा है। अचानक एस्टर उसकी तरफ छलांग लगाता है और कूडो काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाती है। तभी एस्टर गायब हो जाता है, और जब वह फिर दिखाई देता है तो वह कहता है कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। वह कूडो पर जोरदार वार करता है और कूडो को लगता है जैसे तलवार उसके शरीर के बीच से गुजर गई हो और वह 2 हिस्सों में कट गई हो। बाद में कूडो अपने कमरे में जागती है और हैरान होती है कि वह वहां कैसे पहुंची। माल्फा उसके कमरे में होती है और उसे वापस आने पर वेलकम करती है। कूडो को याद आता है कि वह ड्यूअल में थी और वह माल्फा से पूछती है कि क्या हुआ। माल्फा बताती है कि एस्टर उसे उठाकर एस्टेट में लाया था, क्योंकि ड्यूअल के दौरान वह बेहोश हो गई थी। एस्टर को लगा कि सफर की थकान उस पर हावी हो गई थी, लेकिन कूडो इससे सहमत नहीं होती। उसे ड्यूअल का वह पल याद आता है जब लगा था कि एस्टर ने उसे काट दिया। उसे समझ आता है कि एस्टर ने इम्पैक्ट से पहले ही अपना माना ब्लेड हटा लिया था। जो उसने महसूस किया वह सिर्फ मैना का रेसिड्यू था जो उसके शरीर से गुजरा था। वह राहत की सांस लेती है कि एस्टर उसे मारने वाला नहीं था, क्योंकि वे सिबलिंग्स हैं, लेकिन उस पल उसे सच में लगा था कि एस्टर उसे मार देगा। कूडो इस बात को नहीं भूल पाती कि उसका भाई काफी स्पाइटफुल है